नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही सरकार के 8 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इस उपलक्ष्य पर 31 मई को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। और इस आयोजन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, उनको भी संबोधित करेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे। और इसी दिन देश के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त भी जो है जारी करने जा रहे हैं। अब चूंकि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश पूरे राष्ट्र राजनीति का केंद्र बिंदु बनकर उभरने जा रहा है। और अगर बात करें 8 वर्षों की, तो इन 8 वर्षों ने देश में किस तरह के बदलाव हुए हैं और प्रदेश ने क्या कुछ पाया है, इस सारी बात पर हम समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर शशिकांत शर्मा। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जोशी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल आपसे यही रहने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 8 वर्ष के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? सर, आपसे पहला सवाल रहने वाला है। देखिए, 8 वर्ष की कार्यकाल को अगर हम 2 हिस्सों में विभाजित करें तो पहले के 5 वर्ष जो थे वो मुझे लगता है इस सरकार में, किसी भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहते हैं, क्योंकि उन्हें वो जो मैनिफेस्टो लेकर आते हैं जनता के बीच में और जो घोषणाएं करके आते हैं और जिन उम्मीदों पर वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। तो पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल को अगर हम देखें तो उसके बाद सरकार रिपीट हुई, यानी आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले 5 वर्षों के कार्यकाल में जनता की जो संतुष्टि थी उसके आधार पर उन्हें दूसरा कार्यकाल मिला। तो इसलिए नेचुरली किसी भी तरह से उस पिछले 5 साल के कार्यकाल को आप अच्छा ही कहेंगे और बढ़िया बेहतर कहेंगे। और उसके बाद जो अब का कार्यकाल है उसके दौरान भी जो राज्यों के चुनाव अगर आप देखें, चुनाव सबसे बड़ा पैमाना है मुझे लगता है किसी भी लोकतंत्र में, किसी सरकार की कार्यप्रणाली को या उस सरकार के प्रोग्राम्स को आंकने का। तो अभी तक अगर आप देखें तो 1-2 प्रदेशों को छोड़ के भाजपा जहां रिपीट की है जिस तरह से है, तो मुझे लगता है कि वो अभी जो माना जा रहा है, जो विशेषज्ञों के अनुमान है और जिस तरह के संदेश आ रहे हैं, तो वो प्रदेशों से ज्यादा ये पहली बार हो रहा है कि देश की सरकार को क्रेडिट दिया जा रहा है। और एक प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से एक हीरो बनकर उभर कर सामने आए हैं, उसके बाद तो बिल्कुल ये साफ लगने लगा है कि प्रदेश की सरकारें पूरी तरह से अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपने से ज्यादा प्रधानमंत्री पर निर्भर हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो कार्यकाल है ये मोदी जी के नाम का है, पार्टी भी पूरी तरह से मोदी जी के नाम पे समर्पित है, सरकार पूरी तरह से उनके नाम पर समर्पित है। और मोदी जी का जो क्रेज आज है तो उस क्रेज के हिसाब से, और जो विपक्षी दल हैं अगर आप देखें तो विपक्षी दलों को अगर आकलन करें तो इनकी जो योजनाएं हैं उनको कारगर ढंग से चलाने की जो जिम्मेदारी सरकार निभा रही है वो एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों में इस सरकार के प्रति अभी तक ऐसी भावना नहीं दिख रही है कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं जनरेट हुई है। और यहाँ तक की स्थिति ये पैदा हो गई है कि प्रदेशों में जो एंटी इनकम्बेंसी है उसमें भी केंद्र सरकार के बलबूते पे बीजेपी को कहें अगर हम कि जब चुनाव आते हैं तो वो सरकार की योजनाओं के बलबूते पर और एक मोदी जी का जो करिश्मा है और उसके आधार पर वो चुनाव जीतने में सफल रही हैं। उत्तराखंड इसका एक उदाहरण है अगर आप देखें। जी, कहीं ना कहीं जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं वहां पर प्रधानमंत्री को आधार यहां पर माना जा रहा है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और सवालों के जवाब लें तो सर मैं ये चाहूंगी कि आप भी अपनी जो प्राथमिक टिप्पणी है इसी विषय पर करें कि किस तरह से देखें हम 8 सालों के इस कार्यकाल को। देखिए, यहाँ तक 8 साल का कार्यकाल है जो राजनीतिक रूप से तो शशिकांत जी ने अभी आपको उल्लेख किया। जहां तक चुनौतियों की बात करी जाए तो जो दूसरा कार्यकाल रहा मोदी जी का अभी चल रहा है उसमें उनको आते ही बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक कोविड जैसी वैश्विक महामारी से उनको 2-4 होना पड़ा जिसको उन्होंने इतने अच्छे ढंग से टैकल किया। क्योंकि आप देख सकते हो कि पहले कभी कोई बीमारी आती थी, महामारी आती थी तो उसका टीका ढूंढने में ही, उसका वैक्सीनेशन ढूंढने में ही काफ़ी साल लग जाते थे। तो भारत ने एक नहीं बल्कि 2-2 वैक्सीनेशन जो उसको इन्वेंट किया, डिस्कवर किया और दूसरे देशों को भी उनका निर्यात किया और अच्छे ढंग से यहाँ 183 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीनेशन 183 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो जो चुनौतियां थी उनको उन्होंने दूसरे काल में जो एकदम से आ गई, जो उसका अच्छे ढंग से टैकल किया। और इसके अलावा
जो कोविड के कारण कुछ लोग बेरोजगार हो गए थे, उनको अनाज वगैरह प्रोवाइड करके जो प्रधानमंत्री अन्न योजना थी उसके से 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन वितरित किया गया। तो इस तरीके से दूसरा कार्यकाल उनका चुनौती भरा रहने के बावजूद उन्होंने सफल कहा जा सकता है अब तक, और जो पहला कार्यकाल सफल रहा इसलिए उनको लोगों ने दूसरी बार चुना। जी बिल्कुल। और अब बात आपने कोरोना संक्रमण काल की है, तो अभी भी देश उस परिस्थिति से उभर नहीं पाया है पूरी तरह से। तो सर आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर बात करें कोरोना संक्रमण काल की, तो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान यहाँ पर चलाया गया और इस अभियान के तहत बहुत सारे देश ऐसे रहे जो भारत देश का मुरीद बनकर रह गए। तो ऐसे में क्या कहना चाहिए? देखो हेमलता, जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा कि इतना ज़्यादा टीकाकरण, और भारत का अगर आप देखें, अगर हम दूसरे देशों से भारत को कंपेयर करें, इसकी तुलना इसलिए बाकी देशों से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है पूरी दुनिया में हम दूसरे नंबर के अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। और उसके बावजूद अगर आप हमारे कार्यक्रमों को देखें, उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसे लागू करना कितना मुश्किल है। आज एक ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर जनसंख्या तो हमारी दिल्ली में आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के कई देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है। अगर इटली में भी अगर कहर आया या दूसरे देशों में भी आया तो वहां पर जनसंख्या की समस्या नहीं थी। और जब महामारी फैलती है तो उससे जनसंख्या विशेष रूप से ये बहुत बड़ा पैमाना बन जाता है कि कोई भी महामारी अधिक जनसंख्या को इसलिए प्रभावित कर पाती है क्योंकि वहां पर उसको रोकने के कदम उठाने में सरकारें विफल हो जाती हैं। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें तो इंडिया में जो भारत सरकार ने काम किया वो दूसरे देशों के लिए दो तरह से अनुकरणीय हुआ। एक तो यहाँ पे हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, हमने उसको पूरी दुनिया में जिस तरह से समस्या को टैकल किया गया उसके मुकाबले में हमने अपनी कितने देशों के बराबर की जनसंख्या को इस देश में टैकल किया। और उसमें भी अगर आप बीच में एक फेज छोड़ दें, जबकि इसका सेकंड फेज जब आया था उसमें जो स्थिति पैदा हुई, और वो भी अगर आप आज उसको आंकलन करें दूसरे देशों के साथ अगर आप उसको जोड़ें, अमेरिका जैसे जो बड़े एडवांस देश हैं जहां पर कि मेडिकल की बहुत ज्यादा फैसिलिटीज लोगों को मिल रही है, वहां पे जिस तरह से लोग मरे, उसके अलावा बहुत सारे देशों में, इटली में जो कुछ देखने को मिला या चाइना में जो कुछ हुआ, उसके बाद जो हमारे देश में हुआ, अगर उसको उस ढंग से कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत काफी अच्छे ढंग से फिर भी समस्या को यहाँ पे टैकल किया गया। और जो स्थिति अभी आ रही है, जिस तरह से मास्टर डोज लगने की बात हो रही है, बूस्टर डोज की बात हो रही है, तो ये भी एक माना जा रहा है कि इतना ज्यादा टीकाकरण संभव नहीं था। तो ये निश्चित तौर पर इसका क्रेडिट सरकार को मिला है और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। इसके साथ ही जुड़ी दूसरी बात यह थी कि कोरोना का असर सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से लोगों पर नहीं पड़ा, कोरोना ने चौतरफा मार इस देश को, जैसे दुनिया को झेलनी पड़ी। आर्थिक फ्रंट पे कोरोना का बड़ा संकट देखने को मिला, लोगों को बेरोजगारी झेलनी पड़ी, प्राइवेट सेक्टर में लोगों की नौकरियां चली गई, उसके अलावा आप देखें अर्थव्यवस्था चौपट होकर रह गई। और कुल मिला के ये स्थिति पैदा हो गई कि जो आम आदमी था उसको सबसे बड़ी राशन की समस्या जो गरीब आदमी के सामने पैदा हुई, क्योंकि जब लॉकडाउन की स्थिति आई, काम मिलना लोगों को बंद हुआ, लोग घरों में बैठ गए, उस दौरान सबसे बड़ी भूखमरी की जो समस्या थी उसको जो अन्न योजना जो सरकार ने शुरू की और जिसको बाद में एक्सटेंड किया गया, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो इतने बड़े देश में करना संभव नहीं थी। और वो योजना इतनी कारगर रही कि उसकी आलोचना आपको सुनने को नहीं मिलती, और बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि इसी योजना के बलबूते पर शायद ये रहा कि केंद्र सरकार की पॉपुलैरिटी बढ़ी और जो प्रदेशों में चुनाव जीते हैं प्रदेश की सरकारों ने भी, उसमें केंद्रीय योजनाओं का अधिक महत्व लोग मानते हैं। और ये मैं भी मानता हूं कि जब गरीब व्यक्ति के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, अगर उसमें उसको राशन मिले तो मुझे लगता है उसकी सबसे बड़ी मदद और कुछ नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, और इसका असर हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल एक ऐसा समय था जब 2 वक्त की रोटी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा था, बहुत मुश्किल हो गई थी, परिस्थितियां बहुत खराब हो गई थी। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है वो गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुई है। और अभी वर्तमान समय की हम बात करें तो अभी भी वो लोगों के लिए जो है उपलब्ध है, लोगों को अभी भी मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। बात कोरोना संक्रमण काल की हो ही रही है, जिस तरह से सर ने कहा कि चौतरफा मार कोरोना ने की है, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यापार करना शुरू कर रहे थे या व्यापार कर रहे थे, उनका व्यापार पूरी तरह ठप पड़ गया। तो ऐसे में स्वनिधि जैसी जो योजनाएं हैं वो कितनी कारगर साबित हुई हैं उनको एक बार फिर से उनके व्यापार में खड़ा करने के लिए? देखिए, स्वनिधि जैसी योजनाएं स्वाभाविक रूप से जो कोविड एकदम आने से हर आदमी प्रभावित हुआ, चाहे वो सरकारी कामकाज करता था, चाहे निजी काम करता था, चाहे कुछ भी था। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि हमारे देश के बगल का एक देश है श्रीलंका, तो वहां किस तरीके के हालात हो गए हैं। तो उन आर्थिकता बनी रहे इसके लिए
समय समय पर योजनाएं बनी, लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट भी इन्होंने लेके आए कि भी कैसे अपना जो काम काज है उसको हम दोबारा से स्टैंड कर सकते हैं, दोबारा से खड़ा कर सकते हैं। इसी कारण इन्हीं योजनाओं के कारण चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा। जैसे अभी शशिकांत जी ने बताया कि ये जो टीकाकरण भी हुआ, वैक्सीनेशन भी हुई, ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन यहाँ हुई। 183 करोड़ टीकाकरण होना कोई आसान बात नहीं। बूस्टर डोज भी लग चुकी है लोगों को, और 15 साल से ऊपर को भी इंजेक्शन वैक्सीनेशन हो रही है। तो जो स्वनिधि योजना है, इसने एक जो डगमगा रहे लोगों के कामकाज को संभालने में बहुत अच्छी मदद की। लोगों को पहले तो यही लग रहा था कि कोविड आने से कि लोग क्या आगे क्या होगा, क्या कोई बचेंगे नहीं बचेंगे, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं थी उस समय। जब एकदम से कोविड आया, बहुत बढ़िया लोगों में एक सहम था, एक डर था। उस डर को जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने जो मेडिकली और साइंटिफिकली तो टैकल करा ही। वैज्ञानिकों को, जो इस फील्ड के रिसर्चर्स हैं, उनको खुले हाथ देके कि आप इंजेक्शन वैक्सीनेशन को करो। लोगों का मनोबल भी बढ़ाने के लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए। हालांकि कुछ लोग उसका वो भी करते रहे कि ताली थाली, लेकिन ताली थाली का मतलब ये होता है कि लोगों में एक ही समान भाव से मन पक्का करना, मानसिक रूप से भी तैयार होना, वो भी रहा। तो इन सब चीजों के कारण ही है कि दुनिया का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश अपने आप में खड़ा है। कुछ दिखते हैं तो आती ही हैं, जब इतनी बड़ी जब आती है बीमारी, अमेरिका जैसा विकसित देश जो है उसको इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, तो इसको इन्होंने बड़े अच्छे से टैकल किया है। जी बिल्कुल। और कोरोना संक्रमण काल एक ऐसा काल था जब हमने जीरो से शुरू किया था और टीकाकरण तक हम पहुंचे, और कहीं ना कहीं ये उपलब्धि जो हमने हासिल की है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, देश ने आज जो टीकाकरण अभियान है वो लगातार चल रहा है और इसकी ख्याति दूर दूर के देशों तक हो रही है। तो बात करेंगे ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हिमाचल दौरा है, इसको लेकर के 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं। तो हमेशा जब भी वो हिमाचल आते हैं तो एक गहरा लगाव दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो क्या मानते हैं कि कितना लगाव है उनको हिमाचल प्रदेश से, और ये जो लगाव है कितना लाभदायक सिद्ध होगा? देखिए हिमलता, पत्रकार के तौर पर जब वो यहाँ थे, मैंने उनके साथ उनकी इंटरेक्शन हुई है, वो जब शिमला में थे 97-98 में, और धूमल सरकार जब गठित हुई थी, तो हम लोगों को उनके साथ बैठने का मौका मिलता था। कॉफ़ी हाउस में वो बैठा करते थे और मॉल रोड पर भी अक्सर आ जाते थे। उसके अलावा वो पूरे हिमाचल से परिचित हैं और उनका इतना लगाव है कि वो उस समय भी पूरे हिमाचल के चप्पे चप्पे में घूम चुके हैं। और बात करें अगर हम, तो अभी भी वो हिमाचल को इतना याद करते हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, मुझे एक बार गुजरात में गांधीनगर में उनसे मिलने का मौका मिला, तो वहाँ पे उनके साथ आधा घंटा बात हुई। उस बातचीत के दौरान भी वो हिमाचल के बारे में बहुत सारी बातें करते रहे, और हिमाचल के बारे में उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी बहुत अच्छी थी, और बहुत अच्छी थी। बहुत कई चीज़ें उन्होंने, जैसे यहाँ पे तबादलों को लेकर कर्मचारियों का जो बहुत ज़्यादा एक वो रहता है, गहमा गहमी रहती है और बड़ा मार धाड़ रहती है जिसको कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अगर ये तबादलों की राजनीति खत्म हो जाए तो शायद वो देश का सबसे अच्छा राज्य बन जाए। वहाँ पे मुख्यमंत्री को लोग तबादलों में ही व्यस्त रखते हैं, ये उन्होंने हंस के कहा था। तो इतनी छोटी छोटी बातों की जानकारी उनको इस प्रदेश के बारे में है, और मैंने उनकी वर्किंग देखी है। वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ढंग से यहाँ पर काम करते थे। सरकार हालांकि भाजपा की थी, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो किसी की सिफारिश लेकर मुख्यमंत्री के पास जाएं। वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मना कर देते थे। और एक धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं, आपने देखा होगा केदारनाथ में, तो उनकी लोगों ने फोटो अभी देखी है, लेकिन हमने उन्हें उस समय मंदिरों में, हिमाचल के मंदिरों में घूमते हुए देखा है। कुल्लू में बिजली महादेव का मंदिर है, जिसमें कि पूरे, अब तो वहाँ सड़क बन गई, लेकिन उस समय सड़क नहीं थी जब वो जाते थे, और वहाँ पर वो पूरा दिन पैदल चल के बिजली महादेव के मंदिर में पहुंचते थे। शिव जी का मंदिर है, वहाँ जाकर उनकी आस्था थी। और अभी भी जब वो कुल्लू आए थे तो उन्होंने उस मंदिर का जिक्र अपने भाषण में किया। ये तो एक उनकी हमारे यहाँ की जो देव संस्कृति है उसके प्रति आस्था का प्रतीक हुई। उसके अलावा उनका लोगों के साथ पर्सनल संबंध था। यहाँ पर जब वो पिछली बार आए तो उन्होंने यहाँ पे आके लोगों के साथ बातचीत की, और उन्होंने, उस समय के गवर्नर थे आचार्य देवव्रत, वो उनकी कार में थे, तो उनको उन्होंने बताया कि मैं यहाँ दीपक भोजनालय है, दीपक जी के घर पे बहुत ज़्यादा जाता था, दीपक भोजनालय में खाना खाता था। तो उनको एक एक चीज़ इस प्रदेश के लोगों की याद है। एक रोशन ठाकुर है जिसने कि उनको पैराग्लाइडिंग सिखाई थी मनाली में। आप हैरान हो जाएंगे कि वो अपने भाषण में, उन्होंने जब प्रधानमंत्री बने, और रोशन भी उस जनसभा में मौजूद था कुल्लू की, और उन्होंने वहां से कहा कि एक रोशन से मैंने पैराग्लाइडिंग सीखी थी। तो ये छोटी छोटी बातों का जिक्र वो अपनी भाषणों में करते हैं। और जब वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के, उन्होंने वहां पे एक जो वहां का हिल स्टेशन है, वहां का
जिसका नाम शायद सूत्रधारा करके कुछ इस तरह से है, उस जगह पे पैराग्लाइडिंग शुरू करवाई और रोशन को मनाली से बुलाया, और अब वहाँ हर साल जो कंपटीशन होता है उसमें हिमाचल के पैराग्लाइडर्स जाते हैं। तो हिमाचल के साथ उनका विशेष लगाव, और मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी जी जो मनाली में रहते थे, आके उनका घर था मनाली में, उसमें ये इंचार्ज थे हिमाचल बीजेपी के, तो उस वजह से हिमाचल के साथ इनका आना जाना तभी से शुरू हुआ। तो हेमलता, मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें हिमाचल के प्रति विशेष लगाव है, यहाँ के लोगों के प्रति विशेष लगाव है। और उनकी एक बात मुझे अभी तक याद आती है, जब वो प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने हिमाचल के बारे में सोलन में एक भाषण दिया था, और उन्होंने उसमें कहा था कि ये प्रदेश मेरा प्रदेश है, राजनीति की शुरुआत मैंने इस देवभूमि से की है, और मैं समझता हूँ कि आज मैं जहाँ भी हूँ वो इस प्रदेश की बदौलत हूं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने कहा कि मैं इस प्रदेश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझसे ये उम्मीद ना करना कि मैं घोषणाएं करूंगा दिल्ली जाके हिमाचल के लिए। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप मुझसे क्या करवा सकते हो। आप योजनाएं लेके आओ, आप इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की योजनाएं बनाओ, आप तरह तरह की चीजें लाओ, और मैं उन सभी में सकारात्मक भूमिका निभा के आपको वो सब कुछ दूंगा जिसके लिए कि आप हकदार हैं। तो उनकी एक बहुत बड़ी घोषणा थी वो कि आप कुछ भी मुझसे करवाइए, मैं तैयार बैठा हूं। लेकिन क्योंकि आज वो एक देश के ही नेता नहीं है, आज उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक धाक जमाई है, और उनको अगर आप देखें तो पूरे विश्व में एक बड़े नेता के तौर पर मतलब एक उनकी जगह बनी है। तो ऐसे में ये हमें, मुझे लगता है कि जो उनका भाषण था उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और ऐसी योजनाएं हम उनके समक्ष रखें कि वो उनको लगे। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, कुल्लू में बिजली महादेव जो मंदिर का जिक्र मैं कर रहा हूं, 200 करोड़ की केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें कि उन्होंने वो वहां के लिए एक रोपवे स्वीकृत किया है। तो उनका जहां ध्यान जाता है वो उसके लिए करते हैं। तो हिमाचल के साथ उनका बहुत प्रेम है, और हमने उन्हें देखा है। जब मैं उनसे मिला था तो उस समय उन्होंने मुझे ग्रीटिंग्स दिखाए, गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पे अपने ड्रॉर खोल के उन्होंने कुछ ग्रीटिंग्स दिखाले, जो जोगिंदरनगर से किसी ने उनको दिवाली का ग्रीटिंग कार्ड भेजा था। तो वो कहते हैं कि मैंने इस व्यक्ति के ढाबे में खाना खाया था जब हिमाचल में चुनाव थे। तो वो ऐसे लोगों को याद रखते हैं। उन्होंने वो ग्रीटिंग मुझे दिखाया, उन्होंने कहा मुझे इसका जवाब भी दिया है, और उन्होंने यहाँ के नेताओं के बारे में अपनी कई चीजें पूछी, बहुत सारी बातें की। तो उनकी बातचीत से लगता है कि इस प्रदेश को वो अपने मन में समाये हुए हैं। और आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उसके लिए शिमला को चुना गया, और यहाँ आके वो पूरे राष्ट्र के लोगों से और जो विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। तो इसका महत्व आप इसी से समझ सकते हो कि मोदी जी के मन में हिमाचल कितना रचा बसा है। जी बिल्कुल, और हिमाचल के लिए भी सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा जो इवेंट है वो यहाँ पर होने जा रहा है, और कई सौगातें ऐसी भी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को दी हैं। तो बहुत राजनीतिज्ञ ये मानते हैं कि जब से मोदी जी राजनीति में आए हैं तब से राजनीति की परिभाषा बदली है, विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। इन 8 वर्षों में ये जो सारी चुनौतियां पार करके 8 वर्ष पूरे हुए हैं, किस तरह से आप देखिए कि कुछ ऐसी चीजें भी यहाँ हुई हैं जिसके बारे में सिर्फ बात होती थी, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से हो पाना लगता था कि शायद बहुत ही टेढ़ी खीर होगी। आप धारा 370 की बात कर लें। धारा 370 को लेके जिस पार्टी से नरेंद्र मोदी जी का वास्ता है वो अपने चुनाव घोषणा पत्र में हमेशा लिखते थे। तो जब पिछली बार ये चुनाव जीते भी तो दूसरे दल ये कहते थे कि धारा 370 ये इनका चुनावी मुद्दा है, ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने दूसरी बार मैंडेट मिलते ही 2019 में जो है वो अगस्त के महीने में 370 को जो है वो एब्रोगेट करा, उसको निरस्त करा। उसको निरस्त करने से जम्मू कश्मीर जो थोड़ा सा अलगाववाद का एक वो हिस्सा होता था वो उसको मेन स्ट्रीम में लेके आए। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसी तरीके से राम मंदिर का मुद्दा भी इनका मैनिफेस्टो में होता था, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसकी आधारशिला रख दी गई है, भव्य जो आधारशिला रख दी गई है, और 2023 में शायद वो मंदिर एक भव्य मंदिर बनके तैयार भी हो जाएगा, जो अब तक की योजना है। तो ये छोटे काम नहीं है, क्योंकि जो भगवान राम है वो इस देश की एक आदर्श आस्था है, एक आदर्श पुरुष हैं वो। तो इस तरीके के जो काम होना ये कोई आसान बात नहीं है। और दूसरा मैं इसमें थोड़ा सा और भी ऐड करूंगा, जो अभी आपने शशिकांत जी से हेमलता पूछा था कि हिमाचल के लिए क्या, हिमाचल का एक प्रभारी होने के नाते वो हिमाचल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। अगर ये कहें कि रग रग में बसता है उनके हिमाचल, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देखिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो हिमाचल को स्पेशल स्टेटस था, विशेष दर्जा मिला हुआ था। विशेष दर्जे का ये होता है
कि पहाड़ी राज्यों को ज़्यादातर मिला हुआ है, जिसमें अगर कोई विकास के कार्य हैं तो 90% जो सहायता है आर्थिक वो केंद्र सरकार देती है और 10% जो है वो राज्य सरकार देती है। तो बाद की कुछ सरकार ने उसको हटा दिया था, जिसमें फिर एक सामान्य हो गया, उसमें आधा पैसा केंद्र को लगाना पड़ता था, आधा जो है वो राज्य सरकार को। लेकिन मोदी जी का हिमाचल के प्रति ये प्यार ही था। कई बार हमारे जो सूचना व प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी अपने भाषणों में ये बात कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा था हिमाचल का मेंटेन करा, और इसमें फिर से केंद्र सरकार जो अलग अलग विभिन्न परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 90% जो आर्थिक सहायता है वो केंद्र से आती है और 10% जो है वो राज्य सरकार देता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई अपना प्रोजेक्ट ही कोई बहुत बड़ा पैकेज ही घोषणा करनी होती है। ये अपने आप में बड़ा पैकेज है कि कहाँ आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें आधा पैसा आपको खर्च करना पड़ा, यहाँ सिर्फ 10% करना पड़ा है। और अटल टनल जो है इसको भी तीव्र गति से करवाने में उनको श्रेय जाता है। अटल टनल, अटल बिहारी वाजपेयी जो भी हिमाचल को अपना एक दूसरा घर समझते थे नरेंद्र मोदी जी की तरह, उनका एक सपना था। तो गाहे बगाहे जब इवन मुख्यमंत्री जी जहाँ कोई ऐसे बात करते हैं कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जब नहीं रहे उसके बाद घूमने आए थे, तो उन्होंने पूछा कि उस प्रोजेक्ट का क्या चल रहा है। उन्होंने फिर बोला कि ये मेरा सपना है, पूरा होना चाहिए। मोदी जी के दिमाग में ये बात थी। जब वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने युद्ध स्तर पर उस टनल का काम करवाया, और आप देखिए कि कोविड काल के दौरान ही उन्होंने उसका उद्घाटन करा। तो ये हिमाचल के लिए बहुत बड़ी देन है, और शिमला भी आप देखिए इसीलिए चुना गया कि उनके दिल में बसता है हिमाचल। जी बिल्कुल, और ना केवल अटल टनल, और भी कई ऐसी सौगातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को दी हैं। और चाहे राम मंदिर बनवाना हो, 3 तलाक हो, या फिर 370 की जो धारा है उसको हटाना हो, ऐसी कई उपलब्धियां हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हासिल की गई है। और अब 8 वर्षों का ये जो कार्यकाल है ये पूरा होने जा रहा है, और इस कार्यकाल के पूर्ण होने पर जो भव्य आयोजन हो रहा है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हो रहा है, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को वर्तमान सरकार जो हिमाचल प्रदेश में है उसने घर घर जाकर न्योता दिया है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हों। तो अब देखना होगा कि ये जश्न कितना बड़ा होगा, कितना भव्य होगा, और इस बार एक बार फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो हिमाचल की प्रदेश की जो जनता है उसको किस तरह से संबोधित करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।